नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी छठ पूजा को लेकर जाने वाले लोगों के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है उस पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि त्योहारों का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ। बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन ये लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार हैं। लोग दरवाजों और छतों तक लटके हैं। फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं। कहाँ हैं 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह अधिकार है, कोई एहसान नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के मौके पर बिहार जाने वाली ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोग अमानवीय हालात में सफर करने को मजबूर हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें यात्री ठसाठस भरी ट्रेन में सफर करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि झूठों का बेताज बादशाह और खोखलेबाजों का नेता कहता था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन ये भी झूठ निकला। मेरे बिहारी भाई बहन आज अमानवीय परिस्थितियों में सफर करने को मजबूर हैं। लालू यादव ने कहा कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद मुस्लिम समुदाय को सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में नाकाम रही। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि 2005 के विधानसभा चुनाव में उनके पिता और एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान ने एक मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दी थी, लेकिन उस वक्त राजद ने उनका साथ नहीं दिया। चिराग ने कहा कि आज भी वही स्थिति है। महागठबंधन सिर्फ वोट लेता है, प्रतिनिधित्व नहीं देता। पीएम मोदी 30 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी छठ पूजा के तुरंत बाद बिहार में 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहला कार्यक्रम सुबह करीब 10 बजे मोतीपुर मुजफ्फरपुर में होगा, जबकि दूसरा कार्यक्रम दोपहर 1 बजे के आसपास छपरा में आयोजित किया जाएगा। जायसवाल ने कहा, इन दोनों कार्यक्रमों के बाद नवंबर में भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम बिहार में जारी रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मौजूदा दशक प्रधानमंत्री मोदी का है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय है। नायडू ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार प्रगतिशील है और आम लोगों के हित में कई सुधार और योजनाएं ला रही है। उनका कहना है कि मोदी सरकार का मकसद आम लोगों को सशक्त बनाना है। नायडू ने यह भी बताया कि वो बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सबके मोबाइल फोन और व्हाट्सएप ग्रुप्स निगरानी में हैं। बावनकुले ने दीपावली के मौके पर भंडारा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कार्यकर्ताओं को अनुशासन और वफादारी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही या पार्टी के खिलाफ बयान गंभीर राजनीतिक नतीजे ला सकता है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी, उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। इस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, ये बयान निजता और कानून का उल्लंघन है। राउत ने बावनकुले की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की और पूछा कि क्या बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं की सोशल मीडिया निगरानी के लिए पेगासस जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। राउत ने आरोप लगाया कि नागपुर में बीजेपी की आईटी सेल और कुछ एजेंसियों ने मिलकर एक वॉर रूम तैयार किया है, जहां से राजनीतिक विरोधियों और अपने कार्यकर्ताओं की जासूसी की जा रही है।
मोदी सरकार और अडानी को लेकर आई वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बयान जारी किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मीडिया में अब कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कैसे मोडानी गठजोड़ ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और उसके 30 करोड़ पॉलिसी धारकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया। आंतरिक दस्तावेजों से पता चला कि मई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने एक प्रस्ताव तैयार किया और उसे जबरन पास करवाया, जिसके तहत LIC के करीब 33,000 करोड़ रुपए अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किए गए। इसका मकसद बताया गया अडानी समूह पर भरोसा जताना और अन्य निवेशकों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। कांग्रेस का कहना है कि पूरा मोडानी मेगा स्कैम तभी उजागर हो सकता है जब संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC इसकी जांच करे, जिसकी मांग कांग्रेस लगभग 3 साल से कर रही है, जब उसने हम अडानी के हैं कौन नाम से 100 सवालों की श्रृंखला जारी की थी। कांग्रेस का कहना है कि पहला कदम यह होना चाहिए कि संसद की लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC पूरी जांच करे कि LIC को अडानी समूह में निवेश करने के लिए कैसे मजबूर किया गया। ऐसी जांच PAC के अधिकार क्षेत्र में आती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने गुपचुप तरीके से 3.9 अरब डॉलर का प्लान तैयार किया ताकि गौतम अडानी के कर्ज में डूबी कंपनी को बचाया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय वित्त मंत्रालय, DFS, LIC और नीति आयोग ने मिलकर मई 2025 में एक निवेश योजना बनाई। इसके तहत अडानी ग्रुप के बॉन्ड और इक्विटी में LIC ने अरबों रुपए निवेश किए। उदाहरण के लिए अडानी पोर्ट्स का 585 मिलियन डॉलर का बॉन्ड LIC ने अकेले फाइनेंस किया। इस योजना का उद्देश्य था अडानी में विश्वास जताना और अन्य निवेशकों को आकर्षित करना। हालांकि अडानी ग्रुप का कर्ज पिछले साल की तुलना में 20% बढ़ चुका था और अमेरिका में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप चल रहे थे। US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और SEC ने अडानी और उनके सहयोगियों पर मल्टी बिलियन डॉलर की घूस और धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया। अडानी ने इसे बेसलेस यानी निराधार बताया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी और यूरोपीय बैंक भी इस समय अडानी को ऋण देने में हिचक रहे थे। ऐसे में भारतीय अधिकारी ने अडानी को विजनरी एंटरप्रेन्योर बताया और कहा कि उनकी कंपनियां देश की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम हैं। विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि LIC जो लाखों भारतीयों को बीमा करती है, ऐसे बड़े निवेश से उच्च जोखिम में है और अगर LIC को कोई नुकसान होता है तो सिर्फ सरकार ही उसे बचा सकती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर मोदी सरकार और अडानी पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय टैक्स पेयर के 30,000 करोड़ रुपए अडानी के लिए खर्च किए जा रहे हैं। मोदी सरकार लगातार अडानी को फंड कर रही है और जनता को उसका बोझ उठाना पड़ रहा है। महुआ ने एक और ट्वीट में कहा कि हर भारतीय मीडिया हाउस जो मेरी खबर चला रहा है वो गलती से किसी रेसिस्ट ट्वीट का जवाब देने पर जरूर खबर बना देता है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर बिल्कुल चुप है, जिसमें बताया गया है कि LIC को अपने सबसे अच्छे दोस्त अडानी को 30,000 करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के पैसे से बचाने के लिए मजबूर किया गया। क्या BJP आपको पैसे देती है या अडानी कंपनी? एक्सपर्ट्स के अनुसार ये मामला भारत में कॉरपोरेट राजनीति संबंधों को उजागर करता है। कांग्रेस ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र अडानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो देशवासियों की गाढ़ी कमाई को भी दांव पर लगा सकते हैं। अब ये बात वॉशिंगटन पोस्ट की खबर में भी सामने आई है। जब अमेरिका में अडानी पर घूसखोरी के मामले में केस हुआ तो दुनिया भर के बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया। तब मोदी सरकार ने LIC पर दबाव बनाया और आदेश दिया कि LIC अडानी की कंपनियों में 3.9 बिलियन डॉलर का निवेश करे। मतलब LIC करीब 34,000 करोड़ रुपए अडानी को दे। इसके बाद LIC में लगी आम लोगों की गाढ़ी कमाई एक झटके में अडानी को सौंप दी गई ताकि अडानी धंधा बढ़ाकर अपना कर्ज उतार सकें। LIC से ये निवेश जबरन करवाया गया, जबकि LIC पहले ही अडानी के शेयरों में निवेश कर अरबों का नुकसान झेल चुका था। ये पैसा देश की जनता का है, लोगों की खून पसीने की कमाई क्या है, जिसे नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को डूबने से बचाने पर लुटा रहे हैं। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को देश की जनता की परवाह नहीं है और वो दिन रात सिर्फ अपने मित्र अडानी के लिए काम करते हैं। कांग्रेस ने अडानी की खबर को लेकर मीडिया पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त अडानी को इतने रुपए LIC से निकाल कर दिए। LIC में आपका पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है। मोदी ने जनता का पैसा अपने दोस्त पर लुटा दिया। क्या न्यूज चैनल ये खबर दिखाएंगे?
क्या मोडानी के इस भ्रष्टाचार की बात होगी? रूस के तेल सेक्टर पर पश्चिमी देशों की नई पाबंदियों के बाद भारत की निजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि वो इन नए नियमों का पूरा पालन करेगी। रिलायंस ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि वो यूरोपीय संघ और अमेरिका यूके द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंधों के प्रभावों और कंप्लायंस जरूरतों का अध्ययन कर रही है। कंपनी ने साफ कहा, अगर इस मामले पर भारत सरकार से कोई दिशा निर्देश मिलता है तो हम उसका पूरी तरह पालन करेंगे। बता दें, रिलायंस इस समय भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो रूस से कच्चा तेल खरीदती है और साथ ही सबसे बड़ी पेट्रोलियम निर्यातक भी है। कंपनी ने कहा कि वो यूरोपीय संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार ही यूरोप को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करेगी। रिलायंस के प्रवक्ता ने बयान में कहा कि हम भारत सरकार के निर्देशों का पालन करेंगे और हमेशा की तरह भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते के ड्राफ्ट यानी टेक्स्ट की भाषा पर काम शुरू कर चुके हैं। हालांकि किसी भी अंतिम घोषणा से पहले दोनों देशों के बीच राजनीतिक सहमति जरूरी होगी। शुक्रवार को बर्लिन में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी डील को डेडलाइन को दबाव में नहीं करता और न ही किसी बंदूक की नोक पर। गोयल ने कहा कि भारत हर समझौते को लंबे समय के हितों को ध्यान में रखकर देखता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.